आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6। चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो पहले ग्लोब के बारे में जानेंगे जो चैप्टर का नाम है, फिर अक्षांश के बारे में, फिर देशांतर के बारे में। ग्लोब क्या है? ग्लोब परिभाषा में दिया गया है पृथ्वी का छोटा वास्तविक मॉडल है। इसका मतलब जैसे कि पृथ्वी को अगर छोटा करके कर दिया जाए और उसे देखा जाए तो वो पृथ्वी का छोटा वास्तविक मॉडल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि फ़ोन पे आप लोग सेल्फी लेते हैं तो फ़ोन में आपकी सेल्फी आपका छोटा वास्तविक मॉडल है। ठीक है, वैसे ही पृथ्वी का छोटा वास्तविक मॉडल ग्लोब है। और अब बात करेंगे विषुवत वृत्त की। विषुवत वृत्त क्या है? ग्लोब को काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, जिसे विषुवत वृत्त कहेंगे। आप समझेंगे डायग्राम से। यह पृथ्वी है, यह काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसे ही विषुवत वृत्त कहेंगे। विषुवत वृत्त पृथ्वी के उत्तर में स्थित उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी में स्थित दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। गोलार्ध मतलब अर्धगोला, मतलब आधा गोला। तो ये उत्तर में है इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध, या दक्षिण में इसलिए दक्षिणी गोलार्ध। और जो काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त कहेंगे। कहीं कहीं भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर कहेंगे इसे। ये इसकी परिभाषा है। काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अक्षांश रेखाएं क्या है और अक्षांश रेखा को समानांतर रेखा क्यों कहते हैं, ये जानेंगे। अक्षांश या समानांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। ये पृथ्वी है, ये विषुवत वृत्त है, और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ, इधर भी उत्तर में भी और दक्षिण में भी, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की ओर समानांतर वृत्त होते हैं। समानांतर वृत्त मतलब जैसे कि ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। दोनों में समान, दोनों के बीच में समान अंतर होना चाहिए। ये नहीं कि ये कम दूरी पे है फिर ये ज़्यादा दूरी पे है और उससे नीचे फिर और ज़्यादा दूरी पे, ऐसा नहीं। एक ही दूरी होगी, सबके बीच में समान होगी, इसीलिए कहेंगे कि समानांतर वृत्त। परिभाषा के से हम परिभाषा को पढ़ते पढ़ते डायग्राम भी बनाएंगे। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखा कहते हैं। यहाँ पे ध्रुव होगा। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर समानांतर वृत्त को अक्षांश या समानांतर रेखा कहते हैं।
इनको समानांतर वृत्त कहते हैं, ठीक है। ये समानांतर वृत्त हैं दोनों ध्रुवों की ओर, उत्तर भी दक्षिण भी। इसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये जो होता है ध्रुव, ये वृत्त नहीं है, ये बिंदु है, ठीक है। वृत्त मतलब ये, बिंदु मतलब ये। ध्रुव बिंदु होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है आगे, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अंश मतलब एंगल में, कोण में, ठीक है। विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाता है। ये विषुवत वृत्त है, ये 0 डिग्री को दर्शाएगा, ठीक है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अब इसका मतलब जानेंगे। ये वृत्त है। अब इसमें क्या बताया गया है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। ये विषुवत वृत्त है। थोड़ा 3D दिखाने की कोशिश किया हूँ, 3D में मान लीजिए इसे। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, दोनों ध्रुवों तक के बीच की दूरी पृथ्वी के पूरे गोले का 1/4 होता है। अब इसका मतलब समझिए। इसको मान लीजिए हमने, इसकी बात हो रही है, केवल इसकी बात हो रही है। ये पृथ्वी के गोले का 1/4 गोला तो है, यानी विषुवत वृत्त से यहाँ तक ये 90 अंश का होगा, और विषुवत वृत्त से उत्तर तक 90 अंश, विषुवत वृत्त से दक्षिण तक ये भी 90 अंश, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब पूरा हम गोला देखेंगे तो 360 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि इसे गोला होता है, गोले का एंगल 360 डिग्री होता है। अगर हम 1/4 देखेंगे तो ये तो 90 डिग्री का होगा ना। यही कह रहा है यहाँ पे कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप 360 का 1/4 यानी 90 अंश। 360 का 1/4 यानी 90 अंश होगा। अब 90 अंश उत्तरी ध्रुव, 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। 90 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये उत्तर में है इसलिए इसे उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। ये है हमारा उत्तर ध्रुव, दक्षिण अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ये दक्षिणी अक्षांश है, 90 अंश है, ये दर्शाएगा दक्षिणी ध्रुव को। अब फिर से परिभाषा समझेंगे। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों तक समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं या समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, जैसे कि ये देखिए ये विषुवत वृत्त है, ये 0 डिग्री का होगा। अक्षांशों को अंश में मापते हैं, ठीक है। और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है, यानी 360 का 1/4 यानी 90 अंश। पृथ्वी के चारों ओर के गोले का 1/4 यानी कि ये वाला हिस्सा होता है 360 का 1/4 90 अंश होता है, ठीक है। तो यही बताया गया है कि 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ये ध्रुव बिंदु होता है, ये वृत्त नहीं होता, ठीक है।
अब इस पे मैं अक्षांश दिखाऊंगा। अक्षांश रेखाएं में अब मैं कोण दिखाऊंगा कि 0 डिग्री विषुवत वृत्त होता है और उत्तर ध्रुव 90 अंश का, दक्षिण ध्रुव भी 90 अंश का होता है। इसको मैं दिखाऊंगा इसमें। ये विषुवत वृत्त है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर रियल पे नहीं है। ये हम लोग ने पढ़ने के लिए, अपनी सुविधा के लिए इसे काल्पनिक रेखा मान लिया है। और ये अक्षांश वृत्त है, अक्षांश रेखाएं हैं, ये समानांतर होते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाता है, ठीक है। ये 0 अंश हो गया, ठीक है। और दक्षिण ध्रुव 90 अंश को दर्शाता है, ये लिखा है 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। ये हो गया। ये 20 डिग्री को दर्शाएगा, ये 40, ये 80। ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल 1 2 3 ही अक्षांश रेखाएं होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में भी 1 2 3 अक्षांश रेखाएं होती हैं, ऐसा नहीं है। अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं। यहाँ से यहाँ तक 90 हो गई, 0 से 90 तक, 0 1 2 3 4 पूरा 90 तक 90 हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ से 0 से दक्षिणी ध्रुव तक, यहाँ तक भी 90 हो गई। तो यहाँ तक 90 90 90 हो गया अक्षांश रेखाएं, ठीक है। फिर 90 ये हो गया, 90 ये 180। और यहाँ पे 0 को भी तो गिनना है भाई, 0 भी तो जो विषुवत वृत्त है ये भी तो अक्षांश रेखा है, तो इसको भी जोड़ लेना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तक, 90 ये हो गया और 90 यहाँ से ये हो गया, 90 90 180। और एक ये भी तो विषुवत वृत्त भी अक्षांश रेखा है, इसको भी जोड़ना है। 181 अक्षांश रेखाएं होती है, पर यहाँ पे मैं 181 अक्षांश रेखा नहीं बना पाऊंगा, छोटा छोटा छोटा। तो इसलिए मैं 20 डिग्री का बना दिया, 40 का बना दिया, 80 का बना दिया, 90 का बना दिया। और ऐसे भी उत्तरी गोलार्ध में भी 20 का बना दिया, 40 का बना दिया, 80 का बना दिया, 90 का उत्तरी ध्रुव है, 90 का दक्षिणी ध्रुव है। अब NCERT में एक एग्जाम्पल दिया है, उसको देखेंगे कि उसको कैसे हल किया जाए। एक उदाहरण दिया गया है और वो उदाहरण है महाराष्ट्र में चंद्रपुर और दक्षिण अमेरिका के बेलो हॉरिज़ॉन्टो। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है, ब्राज़ील के बेलो हॉरिज़ॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। ये ग्लोब है, ग्लोब को काल्पनिक रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बेलो हॉरिज़ॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, ठीक है। ध्रुव 90 अंश का होता है, ये 20, ये 40, ये 80, ठीक है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध नहीं बना लेंगे। दक्षिणी ध्रुव भी 90 अंश का होता है, ये 20,
ये 40, ये 80। ठीक है। अब देखिए, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो होरिजेंटे एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। ठीक है, 20 उत्तर में भी है, उत्तरी गोलार्ध में 20 है, 20 अंश है, और दक्षिणी गोलार्ध में 20 अंश है। सवाल ये है कि अब हम यहाँ भरेंगे महाराष्ट्र में चंद्रपुर, जो चंद्रपुर यहाँ पे है, ये चंद्रपुर दक्षिणी गोलार्ध में है, तो हमें यहाँ पे तो यहाँ तक पढ़ने में स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ और आगे पढ़ेंगे परिभाषा, लिखा है लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में, चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में, उत्तर यहाँ पे चंद्रपुर यहाँ पे है। अब बात ये है कि 20 अंश तो यहाँ ये भी है, यहाँ तक है, पूरा यहाँ तक, पर हमने यहाँ पे क्यों बनाया? क्योंकि भारत हमारे उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। इसीलिए भारत में महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में चंद्रपुर की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ लगाया, यहाँ नहीं लगाया। ठीक है, यहीं पे लगाया क्योंकि भारत हमारा यहाँ पे है। अब बात है यहाँ पे 20 अंश उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर में लगा दी 20 अंश। बेलो होरिजेंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ठीक है, बेलो होरिजेंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश, ये उल्टा बन गया है। बीस यहाँ पे, 40 यहाँ पे, 80 यहाँ पे। बेलो होरिजेंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में है। ठीक है, ये 20 अंश है दक्षिण में, बेलो होरिजेंटे यहाँ पे है। सवाल ये कि 20 अंश दक्षिण में तो है, यहाँ भी तो हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यहाँ पे है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ बनाया है। अभी आगे पढ़ेंगे हम, अक्षांश पढ़ लिए। अक्षांश पढ़ने से ही मात्र हम मैपिंग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें अभी एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, देशांतर। जब देशांतर पढ़ लेंगे उसमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ पे मैपिंग करनी है, कहाँ पे चंद्रपुर है, कहाँ पे बेलो होरिजेंटे है। क्योंकि अक्षांश तो 20 अंश पूरा यहाँ से यहाँ तक है, हम यहाँ भी तो चंद्रपुर कर सकते थे, लेकिन यही क्यों किए? अब यहाँ पे करने के लिए एग्जाम्पल में दिया क्यों नहीं? अब उसकी चर्चा आगे होगी जब हम पढ़ेंगे देशांतर। अब नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं के बारे में तो हमने पढ़ा, अब महत्वपूर्ण कुछ अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अक्षांश रेखाएं 181 होती है, तो हमें अभी सब के बारे में नहीं पढ़ना, केवल महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ना है, जो इस प्रकार हैं। ये ग्लोब है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में काल्पनिक रेखा काटती है, जिसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ये विषुवत वृत्त है। फिर हमने पिछले टॉपिक में दक्षिणी ध्रुव के बारे में जाना। उसे लिख लेते हैं। फिर हम पिछले टॉपिक में उत्तरी ध्रुव को भी जाने थे। उत्तरी ध्रुव महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ये ग्लोब है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में काल्पनिक रेखा काटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं।
अभी रेखाएं की बात हो रही है, वृत्त की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे विषुवत रेखा कह सकते हैं। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे। ये 1 2 3 4 5 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसे मकर रेखा कहते हैं, इसे कर्क रेखा कहते हैं, ग्लोब है। ग्लोब को 2 भागों में काल्पनिक रेखा बांटती है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त है, दक्षिण में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ठीक है। और उत्तर ध्रुव है उत्तरी में, और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। अब ये अंश की बात आती है कि कौन कितने अंश का होता है। विषुवत रेखा हमने पिछले टॉपिक पढ़ा 0 अंश का होता है। दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिण में है, ध्रुव है, इसलिए 90 अंश का होता है। उत्तरी ध्रुव उत्तर में है, ध्रुव है, इसलिए 90 अंश का होता है। कर्क रेखा 23.5 अंश का होता है। मकर रेखा भी 23.5 अंश का होता है। सवाल यह है कि दोनों 23.5 कैसे। बात यहाँ पे ये है कि विषुवत रेखा के ये उत्तर में है और ये विषुवत रेखा के दक्षिण में है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि उत्तर। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर, यहाँ लिख देंगे मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिण में है, इसलिए 66.5 अंश दक्षिण लिखेंगे। उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तर में है, इसलिए 66.5 अंश उत्तर लिखेंगे। अब बात आती है ताप कटिबंध की। ताप कटिबंध की पहले बारे में हम समझाएंगे, फिर उसके बाद में नोट्स लिखाएंगे। ठीक है। ताप कटिबंध क्या होता है। ताप मतलब तापमान से है और कटिबंध मतलब क्षेत्र से है। अब देखिए ये सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पड़ेंगी। सबसे ज़्यादा कहने का मतलब एकदम सीधा, सूर्य की किरण सबसे सीधी किनके बीच में पड़ेगी। साफ साफ दिख रहा है कि इनके बीच में पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी। तो यहाँ पड़ेंगी तो यहाँ ढाल है। ऐसे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया गया है एक टॉर्च और पेपर का एग्जाम्पल। ठीक है। ये टॉर्च है, टॉर्च है, सीधे पेपर पे मारेंगे, किरण एकदम सीधी जाएगी और एकदम सघन किरण रहेगी, एकदम डार्क किरण रहेगी, सघन। ठीक है। अगर यही कागज हम ऐसे रख दें और यहाँ से टॉर्च मारे, किरण मारे, तो किरण फैल जाएगी। ठीक है। फैल जाएगी, तिरछी हो जाएगी, तो ज़्यादा
तेज किरण नहीं रहेगी, कहने का मतलब जब फैल जाएगी तो किरण भी फैल जाएगी, जब किरण फैल जाएगी तो एकदम सघन नहीं रहेगी, थोड़ा विरल रहेगी। ठीक है। यहाँ पे समझिए ग्लोब में कि जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो गर्मी ज़्यादा होगी, इसीलिए इसे कहेंगे उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के स्थान को कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान को उष्ण कटिबंध कहेंगे। उष्ण मतलब गर्म, कटिबंध मतलब क्षेत्र, यानी कि गर्म क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गर्मी ज़्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ लिख देते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। अब बात आती है यहाँ और यहाँ की, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त में जब सूर्य की किरण पड़ रही है तो यहाँ सीधी ना पड़कर तिर्यक पड़ेगी, मतलब क्षैतिज पड़ेगी। ठीक है, क्षैतिज पड़ेगी, तिर्यक पड़ेगी। तो यहाँ पे इसकी तुलना में गर्मी कम होगी, गर्मी भी कम होगी, और यहाँ पे सूर्य की किरण कम जा रही है, इसलिए यहाँ ठंडी भी होगी, यानी कि मध्यम स्थिति रहेगी। ठंड भी होगी, गर्म भी होगी। हम गर्म को जियोग्राफी में बोल रहे हैं उष्ण, और ठंड को बोल रहे हैं शीत, यानी कि शीतोष्ण। शीत और उष्ण मिलकर बना है शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ भी किरण सीधी न पड़कर क्षैतिज पड़ेगी, जिसके कारण यहाँ पे मध्यम रहेगा, गर्मी और ठंडी दोनों रहेगी, तो इसीलिए इसे भी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण दोनों, ठंडी और गर्मी दोनों, यानी कि बीच की स्थिति रहेगी, ना ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। और बात यहाँ की करेंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच, दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच। यहाँ पे सूर्य की किरणें ना के बराबर पड़ेंगी, यहाँ पे सूर्य की किरणें दोनों पे ना के बराबर पड़ेंगी, कम पड़ेंगी, इसलिए यहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी। ऐसे क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहेंगे। शीत मतलब ठंड, यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहेगी, इसलिए ऐसे क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहेंगे। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधा पड़ रही हैं, इसलिए गर्मी ज़्यादा होगी, उष्ण कटिबंध कहेंगे। यहाँ पे सूर्य की किरणें तिर्यक पड़ेंगी, क्षैतिज पड़ेंगी, सीधी नहीं पड़ेंगी, इसलिए यहाँ पे ठंडी और गर्मी दोनों की स्थिति रहेगी, यानी कि मध्यम रहेगा, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। यहाँ पे सूर्य की किरणें ना के बराबर पड़ेंगी, कम पड़ेंगी, इसलिए यहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी, जिसे शीत कटिबंध कहेंगे। शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है, क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहेंगे। मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र को, बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहेंगे। उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहेंगे। यानी कि कटिबंध, ताप कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला तो उष्ण कटिबंध हो गया, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध हो गया, तीसरा शीत कटिबंध हो गया।
यानी कि ताप कटिबंध हमारे 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 2 है पर दोनों तो एक ही है ना, शीत कटिबंध ही है। यहाँ पे 2 है, शीत कटिबंध ही, यहाँ पे भी 2 है, इसलिए 2 क्षेत्र हैं पर कटिबंध तो एक ही है ना, शीत कटिबंध। तो इसलिए 3 कटिबंध होते हैं, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब ताप कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझा दिए हैं। अब उसकी परिभाषा जानेंगे कि लिखना कैसे है हमें अपनी नोट्स पे। इसे थोड़ा और सरल किए दे रहा हूँ। शीत कटिबंध दक्षिण में है। शीत कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध वाले शीत कटिबंध को दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे और दक्षिणी गोलार्ध वाले शीतोष्ण कटिबंध को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। उत्तर वाले उष्ण कटिबंध को, ये तो ठीक है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहेंगे, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध ये उत्तर ध्रुववृत्त में है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। ये शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसे उत्तरी शीत कटिबंध कहेंगे। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध। हमने इसके पहले पृथ्वी के ताप कटिबंध गोलोब में देखा। अब परिभाषा उष्ण कटिबंध की देखेंगे क्या होती है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए ये ग्लोब है पूरा और ये विषुवत रेखा है। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो इनके बीच की बात हो रही है, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य वर्ष में दोपहर में वर्ष में एक बार दोपहर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहेंगे। इसे उष्ण कटिबंध कहेंगे। अब जानेंगे शीतोष्ण कटिबंध के बारे में। शीतोष्ण कटिबंध की पहले परिभाषा जानेंगे, फिर ग्लोब में देखेंगे शीतोष्ण कटिबंध किन क्षेत्रों के बीच पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण मतलब शीत प्लस उष्ण, ठंडी और गर्मी दोनों, यानी कि मध्यम। उत्तरी गोलार्ध में ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त। परिभाषा देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण
ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी कि इनकी बात कह रहा है, यहाँ का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। मध्यम क्यों रहता है? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी न पड़कर तिर्यक पड़ती हैं जो कि विरल होती हैं, इसलिए यहाँ पर ठंडी भी होती है और गर्मी भी, यानी कि मध्यम का तापमान रहता है, न ठंड न गर्म ज़्यादा, इसलिए शीत और उष्ण मिलकर शीतोष्ण। यहाँ पे शीत और उष्ण शब्द मिलकर शीतोष्ण शब्द बनाते हैं। ये जब आप संधि पढ़ेंगे, संधि में स्वर संधि जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप संधि सीखेंगे, तब बताया जाएगा कि दो शब्द मिलकर कैसे नया शब्द बनाते हैं। अब हम तीसरा कटिबंध के बारे में जानेंगे, शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव, यानी कि यह हिस्सा की बात हो रही, इस हिस्से की उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच, दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच इसकी बात हो रही है कि क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। सूर्य की किरणें क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाती, इसलिए ये क्षेत्र ठंडा होता है, जिससे कारण इसे शीत कटिबंध कहते हैं। और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच होता है। यानी कि ये हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में ये हिस्सा, उत्तरी गोलार्ध में ये हिस्सा। शीत कटिबंध होता है। शीत मतलब ठंडा, कटिबंध मतलब क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र होता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या है, ये कितनी होती हैं, और इनके और जानकारी जानेंगे। देशांतर रेखाएं के बारे में और जानकारी लेंगे हम लोग, पर नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले वीडियो में चैप्टर जो दूसरा है आपका 2 वीडियो में है, आधा 2 वीडियो में बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ये समझाने में इसको ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये 2 पार्ट में आएगा। दूसरा चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये 2 पार्ट में बनेगा। एक में मैंने अभी जो इस वाले वीडियो में मैंने अक्षांश रेखा और पढ़ा दिया है, और पृथ्वी के ताप कटिबंध तीनों बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देशांतर रेखाओं से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अंत तक, और उसमें एक्सरसाइज भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही।